Good afternoon, everybody. Today, I'm going to deliver my lecture on the topic DNA transcription. लास्ट लेक्चर में हम लोग मैंने रेप्लिकेशन के ऊपर वीडियो अपलोड की थी. रेप्लिकेशन में था कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड का बनना. बट ट्रांसक्रिप्शन जो है दैट इज़ the synthesis of RNA molecule using DNA strands as template so that the genetic information can be transferred from DNA to RNA. As in the last lecture मैंने सेंट्रल डोगमा थ्योरी भी डिस्कस की थी, जिसमें DNA से RNA की जो प्रोसेस है बनने की उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस ट्रांसक्रिप्शन. सो एज वी ऑल नो कि जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. इस डायग्राम में भी यही बताया है इन्होंने कि सबसे बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद फ्लूइड लाइक मटेरियल, वाटर लाइक मटेरियल जो प्रेजेंट है हमारे सेल के अंदर, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं. और ये अंदर न्यूक्लियस बताया है, और न्यूक्लियस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बताया है, और डीएनए से ही आरएनए आगे बन रहा है, जिसको हम लोग मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं. फिर इस डायग्राम में ये शो किया है कि डीएनए से आरएनए बनेगा, और फिर वो आरएनए जो है बनता न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन बाद में वो सेल के न्यूक्लियस के बाहर निकल आता है. और जैसे बाकी सारी सेल ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वैसे हम आरएनए को भी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर देख सकते हैं. बेसिकली यही आरएनए आगे चल के प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है, जिसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं. सो नेक्स्ट कम्स द सिमिलैरिटी बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या सिमिलैरिटी. बोथ प्रोसेसेस यूज डीएनए एज द टेम्पलेट. दोनों प्रोसेसेस की फॉर्मेशन के लिए डीएनए चाहिए होगा, डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए होगा. अगर एक डीएनए से दूसरे डीएनए का स्ट्रैंड बनना है तब भी डीएनए का एक स्ट्रैंड चाहिए. अगर आरएनए बनना है तब भी डीएनए का एक स्ट्रैंड ज़रूरी है. ये एक ये फर्स्ट सिमिलैरिटी है. सेकेंड इज़ फॉस्फोडाइस्टर बोन्स आर फॉर्म्ड इन बोथ केसेस. मीन्स जैसे मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि बेस पेयरिंग होती है. मीन्स जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ बेस पेयर करेगा. जो बेस सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन विल ऑलवेज बाइंड टू थायमिन एंड ग्वानिन विल ऑलवेज बाइंड टू साइटोसिन. ये जो बॉन्ड्स बनते हैं दो बेस पेयर्स के बीच में, उनको हम लोग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बोलते हैं. अब ये जो बॉन्ड्स हैं ये डीएनए में भी बनेंगे. जब डीएनए की फॉर्मेशन हो रही है तब भी ये बॉन्ड्स बनेंगे, और जब आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है तब भी ये बॉन्ड्स बनेंगे. बोथ synthesis directions are from 5 prime to 3 prime end. जो नया आरएनए स्ट्रैंड बन रहा है या जो नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है, उसकी फॉर्मेशन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ होगी. तो ये 3 सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. नेक्स्ट इज डिफरेंस. व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. फर्स्ट इज रेप्लिकेशन में डबल स्टैंडर्ड डीएनए की फॉर्मेशन होती है, और ट्रांसक्रिप्शन में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की फॉर्मेशन होती है. मींस जहाँ हम बोलते हैं कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, वहीं आरएनए जो है वो मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड होता है. नेक्स्ट इज सबस्ट्रेट. वहाँ पे हमने बात की थी, रेप्लिकेशन में बात की थी डीएनटीपीस की, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स की. यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स की. मीन्स उनमें डीएनटीपीस में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो अब हम ट्रांसक्रिप्शन में जो हम बेस पेयर्स यूज़ करने जा रहे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी. दैट इज़ वाई हम उनको बोल रहे हैं न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट. और रेप्लिकेशन में जो सबस्ट्रेट्स का हमने यूज़ किया था, उनको हमने बोला था डीएनटीपीस मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स.
नेक्स्ट इज़ प्राइमर। रेप्लिकेशन में हमें आरएनए प्राइमर की ज़रूरत थी ताकि दूसरा डीएनए स्ट्रैंड बन सके, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में देयर इज़ नो नीड ऑफ आरएनए प्राइमर। एंजाइम रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज यूज़ हुआ था बिकॉज उसमें डीएनए की फॉर्मेशन होनी थी एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड में, और यहाँ पर आरएनए की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पर एंजाइम यूज़ होगा आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट। रेप्लिकेशन में बना था हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए और ट्रांसक्रिप्शन में बनेगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और डीएनए और आरएनए में सबसे बड़ा बेस पेयर का भी फ़र्क होता है। जहाँ डीएनए में थायमिन पाया जाता है वहीं आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल पाया जाता है। सो इन केस ऑफ रेप्लिकेशन जब डीएनए की फॉर्मेशन हो रही है तो एडेनिन थायमिन के साथ बाइंड करेगा, और इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एडेनिन विल बाइंड टू यूरासिल बिकॉज आरएनए जो बन रहा है उसमें थायामीन रिप्लेस हो जाता है यूरासिल के साथ। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है डीएनए में और आरएनए में। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। सो नेक्स्ट कम्स द टेम्पलेट। टेम्पलेट स्ट्रैंड है क्या? The template strand is the strand from which the RNA is actually transcribed. It is also termed as antisense strand. जिस स्ट्रैंड्स को रीड करके डीएनए के जिस स्ट्रैंड को रीड करके आरएनए बनेगा, डीएनए के जिस स्ट्रैंड को आरएनए पॉलीमरेज रीड करेगा और आरएनए की फॉर्मेशन करेगा, उस स्ट्रैंड को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर हम उसको एंटीसेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। सो दूसरा होता है कोडिंग स्ट्रैंड। द कोडिंग स्ट्रैंड इज द स्ट्रैंड whose base sequences specifies the amino acid sequences of the encoded protein. Therefore, it is also known as sense strand. Antisense strand से किसी भी प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी। मीन्स जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करके आरएनए पॉलीमरेज उसके अपोजिट बेस पेयर्स को ऐड करता जाएगा। मीन्स अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड में एडेनिन है तो आरएनए पॉलीमरेज उसके अपोजिट यूरासिल को ऐड करेगा, बिकॉज इन यहाँ पर उस डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है, और उस स्ट्रैंड का प्रोटीन सिंथेसिस में आगे चलकर कोई रोल नहीं है, इसलिए हम उसको एंटीसेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। और डीएनए का वही दूसरा स्ट्रैंड जो आगे चलकर जिसका प्रोटीन फॉर्मेशन में रोल है उसको हम बोलेंगे सेंस स्ट्रैंड। ये डायग्राम में इस डायग्राम में इन्होंने बताया है, ऊपर वाला जो ब्लैक कलर में है वो कोडिंग स्ट्रैंड है, नीचे वाला है टेम्पलेट स्ट्रैंड। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही आगे आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि साइटोसिन है तो उसके अपोजिट ग्वानिन ऐड हुआ है, ग्वानिन है तो उसके अपोजिट साइटोसिन ऐड हुआ है। डीएनए में थायामीन था तो उसकी जगह पे एडेनिन ऐड हुआ है। मींस टेम्पलेट स्ट्रैंड सिर्फ एक तरह से सपोर्टिंग स्ट्रैंड है आरएनए, ताकि आरएनए पॉलीमरेज उसके अपोजिट बेस पेयर्स ऐड करता जाए और आरएनए की फॉर्मेशन कर सके। और यहाँ एक और चीज़ है देखने वाली कि ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है ना, ये बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड के सिमिलर होगा। मींस सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर है कि जो डीएनए है उसमें थायामीन है और जो आरएनए है उसमें यूरासिल है। वैसे ये आरएनए जो स्ट्रैंड है ये कोडिंग स्ट्रैंड के बिल्कुल सिमिलर है। सो इसलिए बोला गया है कि इसको कोडिंग स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसके ही जैसे सिमिलर आरएनए फॉर्मेशन होगी और आरएनए से ही आगे प्रोटीन बनेगी। तो कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो एक तरह से आरएनए के बिल्कुल सिमिलर है। सो हम बोल सकते हैं कि यही स्ट्रैंड जो है आगे चलकर आरएनए से आगे प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा। और टेम्पलेट स्ट्रैंड सिर्फ एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज को, ताकि वो उसके टेम्पलेट स्ट्रैंड के सीक्वेंस को रीड करता हुआ आरएनए पॉलीमरेज उसके अपोजिट बेस पेयर्स को ऐड करे। सो नेक्स्ट इज द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब एंजाइम के बारे में बताया है इन्होंने।
The enzyme responsible for the RNA synthesis is DNA dependent RNA polymerase. बिकॉज इसमें भी DNA टेम्पलेट एज अ टेम्पलेट स्टैंड यूज़ हो रहा है, तो RNA पॉलीमरेज जो है वो DNA की हेल्प ले रहा है ताकि आगे चल के वो RNA की फॉर्मेशन कर सके, इसीलिए हम उसको DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज भी बोल रहे हैं. सो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर एंजाइम में थोड़ा सा फ़र्क है. द प्रोकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज इज़ अ मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन ऑफ 480 किलो डेल्टन. जो RNA पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, प्रिमिटिव सेल्स में पाया जाता है, उसका जो वेट है, क्योंकि प्रोटीन्स आर द टाइप एंजाइम्स आर द टाइप ऑफ प्रोटीन्स, सो इसका जो साइज़ है दैट इज़ 480 किलो डेल्टन. प्रोकैरियोट्स की जो RNA पॉलीमरेज है उसका वेट 480 किलो डेल्टन होता है. यूकैरियोटिक सिस्टम हैव 3 kind of RNA polymerases, each of which is a multiple subunit protein and responsible for transcription of different RNAs. यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में RNA पॉलीमरेज की सिर्फ एक कॉपी होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में RNA पॉलीमरेज की 3 कॉपीज़ हैं. RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2 एंड RNA पॉलीमरेज 3. सो ये तीनों सब यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट RNAs की फॉर्मेशन करती है. जैसे हमारी बॉडी में मैसेंजर RNA पाया जाता है, राइबोसोमल RNA पाया जाता है, तो इस तरह से RNA पॉलीमरेज की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो डिफरेंट तरह के RNAs की फॉर्मेशन करती हैं. यहाँ पर इन्होंने प्रोकैरियोट्स में जो एंजाइम पाया जा रहा है, इकोलाई बैक्टीरिया की इन्होंने एग्जाम्पल ली है, एसर्शिया कोलाई. ये बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है. सो इकोलाई बैक्टीरिया जेनेटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो इससे जो एंजाइम RNA पॉलीमरेज एक्सट्रैक्ट किया गया था, इकोलाई एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, सो इट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ कंसिडर्ड अंडर प्रोकैरियोट्स. तो इकोलाई से जो RNA पॉलीमरेज को एक्सट्रैक्ट किया गया था उसको यहाँ हमने बोला है होलो एंजाइम. और इस RNA पॉलीमरेज की सिर्फ एक ही कॉपी होती है, लेकिन इसकी सब यूनिट्स जो है वो 5 है. दैट इज़ अल्फ़ा 2 बीटा, बीटा डैश, अल्फ़ा 2 बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा एंड सिग्मा. ये 5 इसकी सब यूनिट्स हैं. सब यूनिट्स, एंजाइम की सब यूनिट्स उसको उसके फंक्शन को एनहांस करने के लिए होती है, ताकि एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर सके. सो RNA यहाँ पर इस स्लाइड में उन्होंने RNA पॉलीमरेज, यूकैरियोट्स के RNA पॉलीमरेज की बात की है, जिसमें हमने बोला कि यूकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज जो है उसकी 3 सब यूनिट्स होती हैं, सब यूनिट 1, सब यूनिट 2 एंड सब यूनिट 3. और इन सब यूनिट्स की भी डिफरेंट सब इन एंजाइम्स की भी आगे डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं, जैसे कि RNA पॉलीमरेज में थी प्रोकैरियोट्स के. नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन्स. RNA पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएशन करने के लिए भी कुछ DNA के ऐसे कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ पर आकर RNA पॉलीमरेज को बाइंड करना होता है. तो इस स्लाइड में इन्होंने इस स्लाइड में उसकी इंट्रोडक्शन दी गई है. फर्स्ट इज ईच ट्रांसक्रिप्टेबल रीजन इज कॉल्ड ओपेरोन. DNA का वो सीक्वेंस जो आगे चलकर RNA की फॉर्मेशन करेगा उसको बोलते हैं ओपेरोन. टेम्पलेट स्टैंड को ही ओपेरोन कह रहे हैं यहाँ पर. One operon includes several structural genes and upstream regulatory sequences. यही ओपेरोन जो है इसमें बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस हैं, बेस पेयर्स के सीक्वेंसेस हैं, जैसे TA टाटा बॉक्स भी उसको हम बोलते हैं, मीन्स थाइमिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन.
डीएनए है तो डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड में थायमिन होगा। सो टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही हम ओपेरोन भी बोल रहे हैं। और ओपेरोन में भी उन कुछ बेस पेयर्स के ऐसे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे जिनके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा, तभी जाकर ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन होगी, तभी जाकर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। सो द promoter is the DNA sequence that RNA polymerase can bind. It is the key point for the transcription control. यही रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, यही रेगुलेटरी जीन्स जो हैं, जो ओपेरोन, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर बेस पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, इनको ही हम लोग प्रोमोटर रीजन भी बोलते हैं। जैसे इस डायग्राम में डीएनए के दो स्ट्रैंड्स बताएं, और ये ब्लू कलर में जो है वो रेगुलेटरी सीक्वेंस मीन्स वो प्रोमोटर रीजन है जिसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा। सो ओपेरोन जो है वो डीएनए का ही डीएनए का स्ट्रैंड है। ओपेरोन हम डीएनए के स्ट्रैंड को कह रहे हैं, और रेगुलेटरी सीक्वेंस को ही हम लोग प्रोमोटर रीजन बोल रहे हैं। ये रेगुलेटरी सीक्वेंस ज़रूरी हैं ताकि यही स्पेसिफिक रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं जिनके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। एक जनरल कंसेप्ट इन्होंने बताया है, मीन्स प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में प्रोसेस सेम है। मीन्स उसमें भी इनिशिएशन है, इलोंगेशन है एंड टर्मिनेशन है। पहले ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, फिर आरएनए इलोंगेट करेगा और लास्ट उसकी टर्मिनेशन हो जाएगी, मीन्स प्रोसेस विल बी स्टॉप्ड। बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन में। So, the prokaryotic RNA polymerase can bind to DNA template directly in the transcription process. But in eukaryotes, RNA polymerase requires cofactors to bind to the DNA template together in the transcription process. Means prokaryotic RNA polymerase directly bind कर जाएगा promoter region के साथ template strand के, लेकिन यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो है इसको कुछ और प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है ताकि वो प्रोमोटर रीजन के साथ आकर बाइंड कर सके। एक बार लास्ट में भी इसके जो मेन डिफरेंसेस हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। सो मेनली 3 प्रोसेसेस हैं। इनिशिएशन 3 फेजेस हो गए। इनिशिएशन फेज when the RNA polymerase will bind to the promoter region. Next is elongation phase when RNA polymerase will start adding base pairs according to the template strand, and there will be elongation of the RNA chain. And third is termination phase when there will be when the formation of RNA will complete and the process will stop down. First is initiation. RNA polymerase recognizes the TTGA-CA region and slides to the TATA region, then opens the DNA duplex. RNA polymerase TTGA-CA सीक्वेंस पे आके बैठेगा और धीरे धीरे स्लाइड करेगा प्रोमोटर रीजन की तरफ। यहाँ पर TATA टाटा बॉक्स भी इसको बोलते हैं, यही प्रोमोटर रीजन है टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बैठ जाएगा। मीन्स मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले आकर बैठेगा TTGA-CA सीक्वेंस के ऊपर, फिर धीरे धीरे स्लाइड करता हुआ वो अपनी प्लेस ले लेगा प्रोमोटर रीजन के ऊपर। बिकॉज उस जब तक वो प्रोमोटर रीजन के ऊपर नहीं आ जाता आरएनए पॉलीमरेज, वो आरएनए की फॉर्मेशन शुरुआत नहीं कर सकता। जैसे ही वो प्रोमोटर रीजन के ऊपर आकर बैठेगा, वैसे ही धीरे धीरे करके जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा। मीन्स जो कॉइलिंग है वो
धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए, और टेम्पलेट स्ट्रैंड जब कोडिंग स्ट्रैंड से अलग होगा तब ही आरएनए की फॉर्मेशन स्टार्ट हो सकती है। और ये फॉर्मेशन और डीएनए तभी अनबाइंड होना शुरू होगा जब आरएनए पॉलीमरेज उसके ऊपर आकर बैठ जाएगा। द अनबाउंड रीजन इज अबाउट 17 ± 1 बेस पेयर। सो इस पॉइंट में उन्होंने बताया गया है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो हर 17 बेस पेयर्स तक डीएनए को अनबाइंड करेगा। मीन्स जैसे ही वो प्रोमोटर रीजन के ऊपर आकर बैठा, उसके जो नेक्स्ट 17 बेस पेयर्स हैं वहाँ तक वो डीएनए को अनबाइंड करेगा। फिर उसके बाद जो 17 बेस पेयर्स होंगे वहाँ पर जाकर वो डीएनए को अनबाइंड करेगा। इस तरह से धीरे धीरे करते हुए पूरा का पूरा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वो डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड्स हैं, वो एक दूसरे से अलग होते जाएंगे। इस डायग्राम में उन्होंने बताया गया है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, जैसे ही वो प्रोमोटर रीजन के ऊपर आकर बैठा, उसने डीएनए की कॉइलिंग, जो दो स्ट्रैंड्स थे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, उसको अनबाइंड करना शुरू कर दिया। और ये जो अनबाइंडिंग है, ये अनबाइंडिंग डिस्टेंस कवर करेगी 17 बेस पेयर्स तक, कि हर 17 बेस पेयर के बाद जाकर डीएनए अनबाइंड होगा। नो प्राइमर इज नीडेड फॉर आरएनए सिंथेसिस। जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन में रेप्लिकेशन में देखा था कि आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन होती है, तभी जाकर दूसरा स्ट्रैंड जो है डीएनए का वो बनता है। लेकिन इस केस में आरएनए प्राइमर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें आरएनए प्राइमर नहीं चाहिए। The sigma subunit falls off from the RNA polymerase once the first 3' to 5' phosphodiester bond is formed. So जो फॉर्मेशन है वो 3' से 5' एंड की तरफ हो रही है। सो पीछे मैंने डिस्कस किया था कि आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट्स का है उसकी 5 सब यूनिट्स हैं, बीटा प्राइम, बीटा, अल्फ़ा 2, ओमेगा एंड सिग्मा। सो इस पॉइंट में ये है कि जैसे ही सिग्मा सब यूनिट आरएनए प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज से शेड ऑफ हो जाएगी, जैसे ही सिग्मा सब यूनिट जो है वो आरएनए पॉलीमरेज की जैसे ही सिग्मा सब यूनिट वहाँ से निकल जाएगी, वैसे ही जो रिस्पेक्टिव बेस पेयर्स ऐड हुए हैं उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ओपोजिट, उनमें आपस में बॉन्ड बन जाएगा। मीन्स अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड में ग्वानिन था तो आरएनए का जो फर्स्ट बेस पेयर होगा वो साइटोसिन होगा। वैसे ही अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा जो बेस पेयर है वो थायमिन था, तो यही जो आरएनए फॉर्मेशन हो रही है उसमें जो बेस पेयर होगा वो एडेनिन ऐड हो जाएगा। तो पहला जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ आरएनए में वो ग्वानिन हुआ और दूसरा एडेनिन हुआ। तो ग्वानिन और एडेनिन के बीच में, मीन्स आरएनए के ही जो दो बेस पेयर्स अभी ऐड हुए हैं रिसेंटली, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर आरएनए के बेस पेयर्स की फॉस्फोट के बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, आरएनए और डीएनए के बीच की बात नहीं कर रहे। मीन्स जो सबसे पहले बेस पेयर्स ऐड हुए हैं आरएनए के बीच में, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, उसको बोला सबसे पहला फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नाउ द एंजाइम मूव्स अलोंग द डीएनए टेम्पलेट टू एंटर द इलॉन्गेशन फेज। अब जैसे ही एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना, वैसे ही धीरे धीरे करके आरएनए पॉलीमरेज आगे को स्लाइड करता जाएगा डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर, ताकि नए नए बेस पेयर्स ऐड होते जाएं और आरएनए की फॉर्मेशन एक लॉन्ग चेन बनती चली जाए। नेक्स्ट इज इलॉन्गेशन। द रिलीज ऑफ सिग्मा सबयूनिट कॉजेज द कॉन्फर्मेशनल चेंज ऑफ द कोर एंजाइम। द एंजाइम स्लाइड्स ऑन द डीएनए टेम्पलेट टुवर्ड्स द 3' एंड।
जैसे ही अभी पीछे हमने यही बात की, जैसे ही सिग्मा सब यूनिट जो है वो आरएनए पॉलीमरेज को छोड़ेगी, वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एक प्रोटीन है, एंजाइम एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा और धीरे धीरे करके वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड की तरफ बढ़ता चला जाएगा। मीन्स नए नए मीन्स सब सिग्मा सब यूनिट के ब्रेक होने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा और वो आगे को डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और उसके अपोजिट बेस पेयर्स जो हैं उनको ऐड करता जाएगा ताकि आरएनए की एक लॉन्ग चेन बन सके। Free NTPs are added sequentially to the 3' OH of the nascent RNA strand. और यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 3' की तरफ, 3' एंड की तरफ ऐड होते चले जाएंगे। बिकॉज हम यही बात कर रहे हैं कि जो फॉर्मेशन है, चाहे वो रेप्लिकेशन है चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन है, वो हमेशा स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करेगी 5' से 3' की तरफ। सो अगर डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो होगा 5' से 3' एंड की तरफ, तो जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो बनेगा 3' से 5' एंड की तरफ। तो हर न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3' एंड की तरफ ऐड होता जा रहा है ताकि एंड में जो आरएनए स्ट्रैंड मिले वो हमें मिले 5' डायरेक्शन के ऊपर। तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं मींस वो 3' एंड की तरफ ऐड हो रहे हैं और एंड में जो आरएनए का स्ट्रैंड हमारे पास आएगा वो आएगा 3' से 5' एंड की तरफ। सो इस प्रोसेस में एक ट्रांसक्रिप्शन बबल, इस डायग्राम में एक ट्रांसक्रिप्शन बबल दिखाया है। मींस वाइट कलर में जो बताया है वो डीएनए है। मींस डीएनए का स्ट्रैंड, जो डबल स्ट्रैंड्स थे वो आपस में अलग हो गए थे, अनवाइंड हो गए थे। और ग्रीन कलर में यहाँ जो फॉर्मेशन बता रहे हैं वो बता रहे हैं आरएनए की। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 3' से 5' एंड की तरफ आरएनए की फॉर्मेशन हुई है। मींस 3' एंड की तरफ ही न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते गए और एंड में 5' एंड जो है वो बन चुका आरएनए का। 3' से 5' की तरफ आरएनए बना। तो पीछे स्लाइड में यही बताया था कि 3' के OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर आकर आरएनए के जो बेस पेयर्स हैं वो ऐड होते जाएंगे और वो आरएनए के जो बेस पेयर्स हैं वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के बिल्कुल अपोजिट होंगे और कोडिंग स्ट्रैंड से बिल्कुल सिमिलर होंगे। सिर्फ डिफरेंस है कि आरएनए की चेन में यूरासिल होगा और डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड में थायमिन होगा। सो बेसिकली यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बबल कह रहे हैं उसे, उस अनवाइंड हुए डीएनए को। मींस जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो अलग हुआ है, कोडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड से अलग हो चुका है। अब जब वो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, जब वो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो गए हैं तो उनकी स्पेस बढ़ गई, एक तरह से यहाँ पर स्वेलिंग हो गई है डीएनए में। उसी को हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। सो लास्ट इज़ द टर्मिनेशन। जैसे ही इलोंगेशन चेन बढ़ती जाएगी, आरएनए के बेस पेयर्स ऐड होते जाएंगे, उनमें आपस में डायस्टर बॉन्ड्स बनते जाएंगे। अब वो फेज़ आ जाएगा जब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। मींस वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देगा।
क्योंकि आरएनए की चेन, आरएनए का जो स्ट्रैंड है वो बन के अब तैयार हो चुका है. सो द आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप्स मूविंग ऑन द डीएनए टेम्पलेट. द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट फॉल ऑफ फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स. जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देगा, आगे आगे डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर वो बढ़ता हुआ, जैसे ही जैसे ही उसको सिग्नल मिलेगा कि अब ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप करनी है, वो वहीं पे रुक जाएगा. आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से अलग हो जाएगा और जो आरएनए की एक लॉन्ग चेन उसने फॉर्म की है उसको भी वो डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से बिल्कुल अलग कर देगा. सो टर्मिनेशन दो तरह की होती है, रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट. इस डायग्राम में देख सकते हैं, रो एक तरह की प्रोटीन है. अगर उस प्रोटीन की प्रेजेंस में ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो रही है तो उसको रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन बोलेंगे. अगर उस प्रोटीन की एब्सेंस में ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो रही है तो उसको रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन बोलेंगे. रो एक तरह की प्रोटीन है. जैसे ही वो आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर आकर बाइंड करेगी, जैसे ही वो आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर आकर बाइंड करेगी तो आरएनए पॉलीमरेज को ये सिग्नल मिल जाएगा कि अब ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करना है, तो ट्रांसक्रिप्शन वहीं पे रुक जाएगी. और ये भी पॉसिबल है कि उस प्रोटीन की एब्सेंस में भी ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगी, तो उसको रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे. सो इस प्रोसेस में दोनों में यही डिफरेंस है कि रेप्लिकेशन में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्मेशन हो रही है और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए स्ट्रैंड से आरएनए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो रही है. और प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज जो है उसकी एक ही कॉपी है और यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज की 3 कॉपीज हैं. मींस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में देयर आर 2 मेन डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सिर्फ एक कॉपी होती है प्रेजेंट, और यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज की 3 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं. दूसरा, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन के ऊपर आकर बाइंड करेगा तो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को कोई भी कोफैक्टर और ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं होती है प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड करने के लिए. लेकिन यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज है, जैसे ही वो प्रोमोटर रीजन के साथ आकर बाइंड करेगा उसको और प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है ताकि वो पूरी तरह से प्रोमोटर रीजन के साथ आकर बाइंड कर जाए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. सो उन स्पेशल तरह की प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर्स. मीन्स कोफैक्टर्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स बट कोफैक्टर्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. सो this is the main difference between prokaryotic transcription and eukaryotic transcription. Thank you.